प्यारे बच्चों, आज जीवन ज्योति क्लासेस में आपको हम पर्यावरण के अंतर्गत जो नई क्लास हमारी है उसमें पढ़ाने जा रहे हैं भारत के बारे में। सबसे अधिक प्रश्न अगर आते हैं तो इसी स्थानों से आते हैं और उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं, पूरे भारत का सामान्य क्षेत्रफल जानना चाहते हैं, सामान्य क्षेत्रफल भारत के बारे में। और इनसे प्रश्न बहुत आते हैं सामान्य क्षेत्रफल से, और बहुत बार प्रश्न आते हैं और बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं जो संशय होते हैं। आज अब हम आपको कम समय में अधिकांश भारत के उन प्रश्नों पर आपसे संवाद करेंगे जो प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में कंटिन्यू आते रहते हैं। किसी भी कंपटीशन को देने जाएंगे आप, यूपीएससी से लेकर बड़े छोटे जो भी कंपटीशन है सबको देंगे, उसमें आपको आपके भारत से एक सामान्य जानकारी के रूप में प्रश्न पूछेगा। तो फिलहाल हम भारत के बारे में जानते हैं। चूंकि हमें ये पता है भारत हमारा जो देश है वो पूरे 7 महाद्वीपों में, ये हमारा भारत देश किस महाद्वीप का एक हिस्सा है? यह एशिया महाद्वीप का एक क्या है? हिस्सा है। ये सबको पता है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा माना जाता है। और उसमें एक हमारा भारत देश है जिसको प्रसिद्ध विद्वानों ने एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसा महाद्वीप या ऐसा स्थल जहां पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विभिन्न प्रकार के पर्वतीय इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं। इस आधार पे यहां भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो अब बच्चे, अब यहां हम लोग आ रहे देख रहे हैं कि एशिया का एक हिस्सा हमारा एक भारत देश है। उसके बाद फिर यह भी माना जाता है कि पूरे इस महाद्वीप में भारत जो हमारा देश है उसके क्षेत्रफल के बारे में, पूरे इस एशिया महाद्वीप में जो हमारा भारत देश है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल माना जाता है। और उसके साथ भारत जो भूभाग घेरे हुए है, हमारा भारत जो देश है, ये जो भूभाग घेरे हुए है, ये पूरे दुनिया के क्षेत्रफल के 2.42% हिस्सा हमारे भारत देश के पास है। हमने देखा कि पूरे दुनिया में 100% भूभाग है, अगर अमेरिका के पास है, रूस के पास है, सबके पास है, तो हमारे भारत के पास भी अपना दुनिया के इस स्थल में से कुछ टुकड़ा होगा। और हमारे देश के पास जो स्थल का टुकड़ा है 2.42% भूभाग हमारे देश के पास स्थित है। दूसरा प्रश्न पूछता है इसमें, दुनिया में हमारा भारत जो देश है, इस भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत किस स्थान पर है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो इस आधार पर अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए कि हमारे देश का क्षेत्रफल में, या अगर हमारे देश में ये किस स्थान पर है, तो किस स्थान पे आता है? ये 7वें स्थान पे आता है। किस स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब 7वें स्थान की बात बता रहा है, यानी कि हमको इसके पहले यह भी जानना पड़ेगा कि पहले स्थान पे कौन है। कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण पे कोई अगर देश आता है तो वो रूस आता है। दूसरे स्थान पर कोई देश आता है तो वो कौन होता है? कनाडा आता है। तीसरे स्थान पर अगर कोई देश आता है तो कौन आता है? चीन आता है। चौथे स्थान पे कोई देश आता है तो अमेरिका आता है। फिर अगले स्थान पे कोई देश आता है, इसके बाद तो ब्राजील आता है। कितने हो गए? 3 और 2 5। छठवें स्थान पे कोई देश आता है तो कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। अर्थात भारत किस स्थान पे है? हमने पहले बता रखा है, 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए पूरी दुनिया में भारत अगर जो है भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे, तो रूस नंबर 1 है, कनाडा नंबर 2 पर है, चीन 3 पर है, अमेरिका 4 पर है, ब्राजील 5 पर है, ऑस्ट्रेलिया 6 पर है और हमारा देश भारत 7वें स्थान पर माना जाता है। तो 7 तो हमने यूं ही देख लिए। अब 7 के बारे में लोग अपना याद तरीका एक होता है कि लोग तैयार कैसे कर लेते हैं। कुछ बच्चे इसके सूत्र भी बना रखे रहते हैं, हालांकि छोटा सा आप याद भी कर सकते हैं। अगर पूछता है यहीं पर, रूस को भी लेता है कि रुक का मतलब रूस है, रूस, का मतलब कनाडा,
रुक चीन, चा से चीन हो ही गया, रुक चीन अब आ गया, रुक चीन अब आ गया, ये भी बना सकते हैं आप, अपनी थ्योरी है, आप जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल रुक चीन अब आ गया ये आप याद कर सकते हैं। तो अब इसमें एक प्रश्न ऐसे ही नॉर्मली आ सकता है, रुक चीन अब आ गया, आपके समझने के लिए बता सकते हैं हम इस चीज को। अब यहां पे रुक से रूस हो गया, का से कनाडा हो गया, चीन से चीन हो गया, आ से अमेरिका हो गया, बा से ब्राजील हो गया, आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपने सातवां अपने देश के बारे में जाना ही होगा। एक थाट है, इसको आप अगर याद कर लिए तो बढ़िया है, लेकिन ये निश्चित तौर पे जान सकते हैं कि भारत इस आधार पे देखा जाए तो दुनिया के इस लेवल में भारत 7वें स्थान पे पाया जाता है। दूसरी बात, अगर भारत के बारे में और कुछ परिस्थितियों के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसमें बारे में क्या जानते हैं, भारत दुनिया के इस पूरे देशों में अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए, भारत की अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा जो भारत देश है वो विश्व में दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पर माना जाता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण पर चीन के बाद हमारा देश दूसरे स्थान पर है। फिलहाल अब जो नई जनगणना 2023 की हो रही है उस पर देखने का एक कयास लगाया जा रहा है, भारत चीन से भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिलहाल वो अभी रिजल्ट नहीं आया, तब तक अभी तक हम भारत को ही दूसरे स्थान पर ही मान सकते हैं। दूसरे स्थान पर का मतलब होता है 17.5% होता है, 17.5% जो होता है दुनिया की जितनी जनसंख्या है उसमें भारत के पास कितनी है? 17.5 जनसंख्या के रूप में हम लोग मानते हैं। तो दो प्रश्न यूं आते हैं कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल से कितना भूभाग पर भारत विस्तारित है, तो कितने भूभाग पर विस्तारित है? 2.42 पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया के सभी देशों में भारत के पास कुल जितना भूभाग है वो किस स्थान पर भारत है? तो भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पे। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के रिकॉर्ड किया गया है। और अगला इसमें हम लोग कहते हैं कि इसी पर एक सूत्र मैंने बता दिया थोड़ा सा, रुक चीन अब आ गया, यानी रुक से आपने मैंने पूरा था बता दिया। अगला जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरे स्थान पे है और भारत के पास दुनिया की सारी आबादी का 17.5% आबादी किसके पास है? हमारे भारत देश के पास है। तो फिलहाल ये आपका शुरुआती पैटर्न है जो इसके बारे में आप जो है समझ सकते हैं। अब इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन। आप बार बार इस क्वेश्चनों को तैयार करते रहिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आएगा भी। देख लेते हैं। अब इसके हम भूभाग क्षेत्रफल को भी हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसके हम ग्राफ के बारे में देखते हैं कि ये भारत देश जो होता है इसका ग्राफ कैसा दिखाया जाता है। देखिए इसके बारे में अब इसमें हम लोग देख लेते हैं भूभाग के बारे में। भारत को तो हमने यूं देख लिया, सामान्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमने इसको पहचान भी लिया कि इतने लेवल पर ये काम है, हमारे देश का की स्थिति है। इसमें एक पूछता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा, सबसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पूछेगा। कुछ बच्चे तो यूं ही नहीं समझ पाते सर जी कहां पे पूर्व है, कहां पे पश्चिम है, कहां पे उत्तर दक्षिण। आपको याद करने के लिए एक नॉर्मल पॉइंट में बता दे रहा हूं। आप चार्ट पे 4 को यूं बना लेना, यूं बना लोगे, या मान लीजिए इस पे आपने यूं बना लिया, समझने के लिए आपने इसको यूं बना लिया। अगर आपने इसको यूं समझने के लिए बना लिया तो ये 4 का जो पीछे वाला हिस्सा इसको आप क्या कहेंगे? पूर्व कहेंगे। इसके सामने वाला हिस्सा इसको क्या कहेंगे आप? पश्चिम कहेंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से को आप क्या कहेंगे? उत्तर कहेंगे। इसके निचले वाले हिस्से को आप लोग क्या कहेंगे? दक्षिण कहेंगे। जो लोग एकदम नहीं जानते इस देश को समझ लें। अक्सर पूछता है कि पूर्वोत्तर भारत किधर है, तो इधर उत्तर का भी हिस्सा और पूर्वी का भी हिस्सा है, इसलिए इनको पूर्वोत्तर भी कह लेते हैं। खैर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जितने भी इलाके देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश तक, ये सारे इलाके पूर्वी इलाके में आ जाते हैं। हम लोग चूंकि बीच में या इसलिए हम लोगों का इलाका उत्तर भारत के नाम से फेमस है। फिलहाल जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का जो एरिया होता है वो उत्तरी इलाके में जो सिरे पर पाया जाता है। वहीं पर सामने इधर गुजरात, राजस्थान के हिस्से को हम किसमें कहते हैं? पश्चिम के दृष्टिकोण में रखते हैं। और वहीं दक्षिण भारत में या दक्षिण के हिस्से को हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। तो 4 की आकृति को हम दर्शा करके ये समझ सकते हैं भारत के ये राज्य किस किस साइड में है।
कुछ प्रश्न हम यूं ही जानते हैं और भी हैं। एक दो प्रश्न आता है, सर जी पूर्वी घाट किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं। आपको चूंकि ये पता है कि ये साइड पूरब का है और ये साइड पश्चिम का है, ये साइड पूरब का है, तो इसके किनारे जो स्थल दिख रहा है, ये जो स्थल हमको दिख रहा है, इन स्थल को एक नाम दिया गया, क्या, पूर्वी घाट कहा गया। क्या कहा गया भाई, पूर्वी घाट। इधर तो पूरे बंगाल की खाड़ी है और इस साइड को पूर्वी घाट कहा गया, यानी बंगाल से लेते हुए, उड़ीसा से लेते हुए, आंध्र प्रदेश लेते हुए तमिलनाडु के तक के हिस्से को हम लोग किस में डाल देते हैं, पूर्वी घाट में डालते हैं। वही इस साइड में जब ही इसके साइड आएंगे तो ये पश्चिमी इलाका है। यहां गुजरात से लेते हुए, महाराष्ट्र से लेते हुए, गोवा यहां पर है, इसको भी लेते हुए, कर्नाटका को लेते हुए और केरला के तट को हम लोग पश्चिम में है तो किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। अब तो समझ में आ गया, इधर का साइड पूर्वी घाट है, इस साइड में पश्चिमी घाट है। एक प्रश्न आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछता है, बायोडायवर्सिटी। भारत में जैव विविधता के 4 बड़े क्षेत्र हैं, इसमें सबसे बड़ा भारत में जैव विविधता का क्षेत्र कौन पाया जाता है, पश्चिमी घाट पाया जाता है। और जो पश्चिमी घाट होता है, इस पे एक जगह आपने केरला में पढ़ी होगी, शांत घाटी के नाम से, साइलेंट वैली कहते हैं, जो एक मुख्य केंद्र बिंदु है केरल में। उस स्थान पे सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के रूप में पाया जाता है। फिलहाल ये आगे आपको बताया जाएगा। पूर्वी घाट को 3 भागों में, उत्तरी सरकार के रूप में एक डिवाइड किया गया, पढ़ने के लिए गोलकुंडा के रूप में डिवाइड किया गया, और फिर एक तट है जिसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। वैसे इस साइड में भी हम पश्चिम में भी पढ़ते, कोंकण को बांटा गया कन्नड़ में और मालाबार तट में। तो मालाबार तट और कोरोमंडल तट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, सुनामी लहर कब आई, 2004 में। और जब सुनामी लहर बंगाल की खाड़ी से उठी थी, तो ये जो इलाका हम देख रहे हैं, पूर्वी घाट का ये हिस्सा जो तमिलनाडु से सटा हुआ पूरा हिस्सा है, तमिलनाडु में है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो अक्सर प्रश्न पूछता है कि सुनामी लहर से भारत के किस तट को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। तो किस तट को नुकसान उठाना पड़ा था, तो उसे कहते हैं कोरोमंडल तट, जिसको सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। खैर वो टॉपिक आपको बाद बताई जाएगी। तो अब तो समझ में आ गया, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है। अब कुछ प्रश्न हम लोग इस पे जानते हैं। अब जो प्रश्न जानते हैं उसके बारे में देखते हैं क्या है, कौन सा प्रश्न है, एक मिनट। अब हम लोग देख लेते हैं। हमने बता दिया ये हिस्सा जो आपको दिख रहा निचला वाला हिस्सा, इसको दक्षिण कहते हैं। अब आप जानोगे कि इसमें भारत का सबसे पूर्वी अंतिम छोर कौन है, सबसे पश्चिमी अंतिम छोर कौन है, सबसे उत्तरी अंतिम छोर कौन है, सबसे दक्षिण में कौन सा अंतिम क्षेत्र है, ये भी तो पूछेगा। भारत का सबसे पूर्वी छोर पूछेगा, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का सबसे पूर्वी छोर, जिसको किस नाम से जानते हैं, किबीथू नाम से। किस नाम से जानते हैं, किबीथू नाम से जानते हैं। और ये किस राज्य में पड़ता है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किस जगह पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किबीथू नाम से। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरब में है और भारत का सबसे अंतिम स्थिति में है, तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु को किस नाम से, किबीथू। यही पश्चिमी बिंदु पूछेगा, गुजरात में पाया जाता है, इसको नाम दिया गया है सर्किट, सर्किट के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा भाई, ये सबसे पश्चिमी बिंदु के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट, जो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु है। और ये किस राज्य में है, आप राज्य भी याद कर सकते हैं, गुजरात में है। तो भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, किबीथू। सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, सर्किट। यानी कि सबसे पूर्वी में राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में राज्य कौन सा है, गुजरात है। तीसरा सबसे उत्तर में पूछ देगा, तो सबसे उत्तर में तो यूं आएगा, इसलिए कहते हैं सबसे उत्तरी बिंदु। पूछेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहां पूछेगा कि सबसे उत्तरी बिंदु किसे कहते हैं, तो सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेगा। उत्तर में जो पूछेगा, तो उत्तर में जो बिंदु की बात करेंगे, इनको नाम कहते हैं इंद्राकोल कहते हैं, इंद्राकोल कहते हैं। इंद्राकोल सबसे उत्तर में है, और इंद्राकोल जो सबसे उत्तर में है, आपको पता है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जो इंद्राकोल सबसे उत्तरी बिंदु के रूप में पाया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है। सबसे दक्षिणी बिंदु चूंकि यहां नहीं मापते, इसको सबसे दक्षिणी बिंदु हम देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
और यहां का जो अंतिम छोर दिख रहा है यहां तक, तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। यानी कि सीधी बात है, इस पॉइंट को जो मैं दक्षिण केवल बताया है, लेकिन अगर बिंदु की बात करेगा तो आप बिंदु को एकदम यूं मिलाओगे, सॉरी, बिंदु को आप ये यहां से ले जाओगे और सीधा मिलाओगे। तो अगर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किसे कहते हैं, तो दक्षिणी बिंदु को एक नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। और कहां पाया जाता है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो ये चौथा हो गया। तो भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिम में गुजरात है, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है, सबसे दक्षिण में कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वही पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु किसे कहते हैं? पूर्वी बिंदु कौन है? किबुतु है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोल है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सर्किट है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना इसका टॉपिक को? इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं। अब यहां पे हमको ये 4 बिंदु हो गए और चारों बिंदु ऑलरेडी एग्जाम में पूछेगा, ये अक्सर इनके बारे में पूछता रहता है। तो पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी पूछ देगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, और वो प्रश्न कौन सा है उसके बारे में हम लोग देखते। देता है कि भारत का वह कौन सा बिंदु है जो सुनामी लहर के से प्रभावित होकर विलुप्त हो गया? सुनामी लहर से प्रभावित होकर विलुप्त हो गया। तो सुनामी का मतलब क्या होता है? एक बड़ी भयंकर समुद्र में आने वाली तूफान जो होती है, जिससे जान माल की क्षति होती है। तो एक बार ये बंगाल की खाड़ी में आया था सबसे भयंकर, जो जिसको जापानी भाषा में ये शब्द बनाया गया, जिसको सुनामी लहर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सुनामी जो लहर आई थी, ये 2004 में आई थी, बड़ी भयंकर लहर थी। और कहां पे उठी थी ये बंगाल की खाड़ी में उठी थी। बंगाल की खाड़ी में ये उठी थी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में एक सुनामी लहर आई थी 2004 में, जान माल की क्षति हुई थी। कई प्रश्न इस पे यूपीएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है और आपके भी एग्जाम में पूछेगा। तो सुनामी लहर जब यहां से उठती है, बंगाल की खाड़ी से उठती है, तो यहीं पर अब ये कहेंगे सर जी ये है क्या बिंदु? बिंदु है क्या? बिंदु में आता कैसे, कौन सी चीजें हैं, आप इस चीज के बारे में समझ सकते? तो बिंदु है क्या, इसको हम जानते हैं। अरे भाई, जब एकदम पूरब में कोई अंतिम सीमा है तो इसको हम लोग एक कोई चीज गाड़ दिए होंगे, लोहे की छड़ या कोई एक सीमांकन करने के लिए निश्चित वस्तु को गाड़े होंगे। यहां भी, यहां भी, यहां भी। अरे आप खेत वेत की नपाई करते हो तो पहले क्या करते? खूंटा ठोकते, बांस को काट करके उसको ठोक देते कि भैया हमारा यहां तक है। अब यहां 3 तरफ तो आप ठोक दिए, चौथा आप जो अंडमान निकोबार में ठोके, ये चारों तरफ से समुद्र से गिरे हुए द्वीप है। और इस द्वीप में समुद्र तक हमने अपने हिस्से को जाना। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो एक आएगा नॉटिकल वे। नॉटिकल वे क्या होता है? जब आप जीडीपी जीएनपी पढ़ोगे तो जीएनपी पढ़ते समय हमारे समुद्र से या स्थल से कुछ दूर तक जो हिस्से आते हैं, इसको भारत के श्रेणी में रखा जाता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉटिकल वे के नाम जानते हैं कि हमारा व्यापार यहीं तक नहीं है, यहां तक का समुद्री एरिया है जो हम लोग करते रहते हैं। वैसे ही आप इस समुद्री स्तर, वहां तक का जल भी इनका होगा भारत का। तो यहां पर जो दक्षिणी बिंदु में एक राड ठोका गया। राड का मतलब होता है बहुत बड़ा लोहे की छड़ रहा हो या जो भी चीज थी, उसको उस समुद्र के भीतर ठोका गया और वो साफ दिखाई दे रहा था कि हमारा यही अंतिम छोर है, दक्षिणी बिंदु है। जब सुनामी लहर आई ना 4 में, इसको पूरा खत्म कर दी, उखाड़ कर फेंक दी, कहां गया इसका पता नहीं चला। तो इसलिए पूछते हैं कि भारत का वह कौन सा बिंदु था जो 2004 की सुनामी की चपेट में आया और विलुप्त हो गया? तो वो इंदिरा पॉइंट था, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था जो उस सुनामी लहर के भयंकर प्रकोप से विलुप्त हो गया। तो 4 बिंदु हो गए, मुझको लग रहा है ये सबको याद हो गया। चारों बिंदु कौन कौन से है मैंने आपको ये भी बता रखा। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और है। क्वेश्चन और क्या पूछेंगे? देखिए, मैं जो भी चीजें, एक भी चीज आपको मिस नहीं होगी इसमें, ये भी जान लीजिए। ये नहीं कि मैं शॉर्टकट पढ़ा दूं और आप कुछ चीजें समझो कुछ चीजें ना समझो, ये भी स्वाभाविक नहीं है कि ये नहीं बताया जाएगा। दूसरी बात, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात हम कर रहे हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई की जब हम बात करेंगे तो हम इसको लंबाई चौड़ाई के रूप में देखते हैं। कहते हैं इसकी जो लंबाई थी 2933
किलोमीटर मानी जाती है। और जो इसकी चौड़ाई जो है और जो लंबाई होती है वो 3,214 किलोमीटर मापी जाती है। अर्थात जम्मू कश्मीर से जब हम स्टार्ट करते हैं और यहां तमिलनाडु तक तमिलनाडु तक करते हैं तो ये पूरब से ये आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो नापा गया वो 3,214 किलोमीटर भारत की ये आपकी लंबाई थी। अगर चौड़ाई की बात की गई अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक तो 2,933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई आती है। तो पूछता है केवल, आप जान जाओगे लंबाई कितनी होती है भाई, लंबाई 3,214 किलोमीटर है। और अगर चौड़ाई की बात कर रहा है यहां पर तो चौड़ाई आप क्या करोगे 2,933 और दोनों में होगा किलोमीटर होगा। ये हो गया लंबाई और ये क्या हो गया आपका चौड़ाई हो गया। ये दो पार्ट आपके ऐसे भी हो गए। तीसरा पार्ट है, एक प्रश्न पूछता है इसी के लेवल के आधार पे पूछता है, भारत में जो स्थलीय सीमा है, भारत में जो स्थलीय सीमा है ये स्थलीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है और जलीय सीमा जो होती है वो कितने किलोमीटर लंबी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर ये हिस्सा जो देख रहे हैं पूरा भारत का है ऊपर का, इसके अगल बगल तो आपको स्थलीय मिलेगा ना, और ये जो स्थल मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्थलीय सीमा। क्या कहते हैं, ये स्थलीय सीमा है। क्या भाई, स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा हो गई। ठीक है, वहीं पर हम लोग अगर और इसके आगे देखते हैं तो मान लीजिए इसमें देखिए, इसमें अगर हम अब जलीय सीमा की बात करेंगे, यहां से जो हम उठा रहे हैं इस पैटर्न को यहां से लेते हुए और ये होता है यहां तक, और एक ये भी हिस्सा हम जो देख रहे हैं और एक ये आपका लक्षद्वीप का हिस्सा यहां पर होगा। इन हिस्सों को जो हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग जलीय सीमा के रूप में कहते हैं। तो एक हो गया स्थलीय सीमा और एक हो गया जलीय सीमा। ये इससे जो ऊपर वाले स्थल से जुड़े हुए हैं और ये सीमा जो नीचे वाला है वो किससे जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है। तो दो पार्ट में इसको होते देखते। जलीय सीमा की जो लंबाई मानी गई है 7,516.6 किलोमीटर मानी गई है। जलीय सीमा की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर, अर्थात यहां से गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात से स्टार्ट होती है और दूसरा गोवा स्टेट आता है, यहां पर है महाराष्ट्र भी आता है, गोवा आता है, कर्नाटका आता है और यहां पर आपका जो हिस्सा केरला का आता है, इधर तमिलनाडु का आता है, इधर आंध्र प्रदेश का आता है, इधर उड़ीसा का आता है और इधर बंगाल का आता है। इतने राज्य जो होते भारत के हैं इनकी सीमाएं जल से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। एक चीज जानिएगा, और कितने किलोमीटर तक होती है, 7,516.6 किलोमीटर तक होती है। कुछ क्वेश्चन और हल्के फुल्के आ जाते हैं, ये भी जानिए। भारत में जलीय सीमा कितनी लंबी है ये तो मैंने देख लिया, अंडमान निकोबार भी है, लक्षद्वीप भी बता दिया, इतना है। लेकिन सबसे अधिक अगर पूछ दे इसी पे क्वेश्चन कि सबसे अधिक सीमा भारत के किस राज्य की, सबसे अधिक सीमा भारत की किस राज्य की जल से जुड़ी हुई है, सबसे अधिक जल की सीमा अगर पूछ रहा है तो सबसे अधिक की बात जो करेंगे तो वो आप गुजरात को करेंगे। किसको करेंगे भाई, भारत में वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जल की से बहुत अधिक जुड़ी हुई है, तो कहां से है, गुजरात से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। दूसरा, सबसे कम सीमा किसकी सटी हुई है, यह भी आपके सामने आ सकता है। जल से सबसे कम सीमा किसकी सटी हुई है भारत से, तो सबसे कम सीमा किसकी सटी हुई है, आपको देखने में भी छोटा नाम लग रहा है, गोवा। इसकी सीमा भारत के सबसे कम समुद्र से सटी हुई है। तो तीन प्रश्न ऑलरेडी याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आया है। और गुजरात तो सबसे अधिक आता है। गुजरात भारत के राजनीतिक भूदृश्य से लेकर और सामाजिक भूदृश्य से लेकर ऐतिहासिक भूदृश्य तक इंपॉर्टेंट रहा है। आपने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में सुना, आपने गुजरात के बारे में आगे सुना कि वहां पे एक कांगड़ा बंदर था, बंदरगाह था, जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह था। आज भी वहां पर जो एक पुराना पोर्ट बनाया गया है, आज भी वहां पर पुराना बंदरगाह है। आज भी गुजरात जो है उसी पे दोहद राज पे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था 712 में। गुजरात भारतीय राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है और इसी गुजरात में तीन प्रश्न आपके जलीय सीमा से जुड़ जाते हैं। दूसरी बात आती है, अगर हम स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में देखते क्या होते हैं।
अब स्थलीय सीमा की हम लोग बात करें तो उसमें यह कहा जाता है कि स्थलीय सीमा में इसकी लंबाई कितनी है। तो अगर स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर क्या होगा भाई, आपकी स्थलीय सीमा है। यहां आप गुजरात के ऊपर राजस्थान से होते हुए आप पंजाब होते हुए इस हिस्से से आप पंजाब के बाद हिमाचल का हिस्सा, कश्मीर का हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा और उत्तराखंड का हिस्सा लेते हुए कुछ नेपाल के हिस्से को जोड़ते हुए सिक्किम होते हुए नेपाल, भूटान होते हुए म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, ये हिस्से होते हुए आपके पूरे हिस्से माने जाते हैं किसमें आते हैं, स्थलीय सीमा में आते हैं। भारत की यह सीमा स्थल से जुड़ी हुई है। आपने देखा है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है, चीन के बीच में भी है। बताएंगे उन सीमाओं के बारे में। तो इसको हम लोग स्थलीय सीमा कहते हैं, जो 15,200 किलोमीटर तक के एरिया को ये। अब दूसरा प्रश्न है, अब तक तो हमने ये देखा बड़ा छोटा, इसमें भी बड़ा छोटा पूछेगा क्वेश्चन, और इसमें बड़ा छोटा क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में स्थलीय सीमा में सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य की बनती है। जैसे इसमें हमने जलीय सीमा में सबसे लंबा किसकी सीमा बनती है, गुजरात की। वैसे इसमें पूछेगा कि स्थल में भारत की सबसे लंबी सीमा किस राज्य की बनती है, तो यह होगा आपका बांग्लादेश। कौन सा राज्य होगा, देश होगा बांग्लादेश, एक राज्य होगा। यह इसकी सीमा आपकी सबसे अधिक लंबी मानी जाती है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सीमा भारत के किस पड़ोसी देश से इसकी सटती है। तो सबसे छोटी सीमा की बात बताएगा तो आपको पता होना चाहिए, एक देश है अफगानिस्तान, जिससे भारत की सीमा सबसे छोटी है। हमको पता है 4,096 किलोमीटर ये भारत में वो राज्य है बांग्लादेश। अब भारत का पड़ोसी वो देश है बांग्लादेश, जिसकी सीमा भारत से सबसे लंबी छूटी है। ये चीज आप जान लीजिएगा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा, हर एक एग्जाम में पूछता है, और इसका किलोमीटर याद हो गया तो और बेटर है। नहीं हुआ तो भारत की स्थलीय सीमा में किस देश से सबसे लंबी छूती है, तो बांग्लादेश की छूती है। सबसे कम सीमा किस देश की छूती है, तो अफगानिस्तान की मात्र 106 किलोमीटर की सीमा पर अफगानिस्तान से भारत की छूती है, जो सबसे कम है। तो ये हो गया स्थल के बारे में, और क्या हो गया ये जल के बारे में। मुझे लग रहा है एकदम आप रिपीट करते रहिए, तैयार करते रहिए, 100% आपके नंबर नहीं आए बताइए। मैं बता रहा हूं, जिसको ट्रिक लगा देता हूं, ये दो मैं चीज बता रहा हूं, अगर ना आए एग्जाम में तो कहिए। अभी हाल ही में पेपर आया था यूपीएससी के एग्जाम में, आपने सॉरी पीसीएस के एग्जाम में, आपने उस पीसीएस के एग्जाम में इस प्रश्न को पढ़ा, और इसके कई बार ये क्वेश्चन 4-5 रिपीट किए गए हैं। आगे देखते हैं, आगे इनकी सीमाओं को जब पढ़ लिए तो उसमें आगे इसमें कुछ क्वेश्चन और पूछ देता है। हमारे पड़ोसी भारतीय देश के जो देश हैं पड़ोस में, उनकी बात भी कर लेता है। यहां हम एक देश का नाम जानते हैं जो हमारा छोटा भाई ही था एक समय, आज तो प्रतिद्वंदी बना हुआ है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। वहीं पर एक देश यहां पर भी आपको मिलेगा, भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान के नाम पे, जिसकी सीमा भारत से सबसे कम छूती है। यहां पर एक देश है हमारा चिर प्रतिद्वंदी, जिसको हम लोग चाइना कहते हैं, चीन कहते हैं। फिर यहां पर हम लोग एक देश देखते हैं, हमारा एक देश है जिससे कोई हमारा ज्यादा विवाद नहीं है, नेपाल देखते हैं। यहां एक देश हम देखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, भूटान कहते हैं। यहां एक देश देखते हैं जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक आपको मिलेगा, म्यांमार हो गया, एक यहां पर आपका बांग्लादेश, आपने सुना ही होगा, बांग्लादेश है। एक दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य, पांचवा राज्य, छठा राज्य और 7। अब पूछेगा कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से सटी हुई है, तो कितने देशों से सटी हुई भाई, 7 देशों से सटी हुई है। उसमें सबसे लंबी सीमा किससे जुड़ती है, बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा किससे जुड़ती है, अफगानिस्तान से कितना सटती है, मात्र 106 किलोमीटर। अब बात दूसरी आती है, कुछ प्रश्न इस पे बड़े इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं जो आते रहते हैं। हमारे भारत देश से और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, आपने सुना था इस चीज को। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो भी देश हैं, ये भारत के ही हिस्से थे।
भारत के प्राचीन काल से लेकर मौर्य शासकों के बाद जो भी आए, गुप्त शासक भी आए, उसके बाद मुगल काल के शासक भी आए, अलाउद्दीन भी आए, और भी औरंगजेब भी आए, और फिर यहां तक आगे चलकर भारत के इन राजाओं ने, शासकों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने अपनी सीमा अफगानिस्तान तक बढ़ा रखी थी। अब अफगानिस्तान भारत से विघटित हो गया, और अफगानिस्तान भारत से जब विघटित हुआ तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। इनकी एक सीमांकन रेखा की गई, ऐसे इनकी एक सीमांकन रेखा की गई, और उस सीमांकन जो रेखा की गई वो ऐसे की गई। तब तो भारत भी पाकिस्तान के एक दोनों एक ही थे, लेकिन फिलहाल जो सीमांकन की गई भारत और अफगानिस्तान के बीच में, उस सीमा का एक नाम रखा गया, जिसे कहा गया डूरंड सीमा। क्या कहते हैं भाई? डूरंड सीमा। डूरंड सीमा भारत के और किसके देशों के बीच में है? अफगानिस्तान के बीच में है। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में सीमा का क्या नाम रखा गया? डूरंड सीमा के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न हो गया। डूरंड अंग्रेज नाम के थे, उन्होंने अपने काल में डिवाइड किया था। एक प्रश्न और आपको बझा सकता है। मान लीजिए हमें भारत के बारे में पढ़ना है, एक प्रश्न और भी है। ये जो डूरंड सीमा रेखा है, डूरंड सीमा रेखा है, ये आपकी पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के बीच में भी है। अफगानिस्तान के भी, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया, ये दोनों तब एक ही थे, इसलिए इन दोनों की सीमाओं का नाम एक ही है। लेकिन भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम डूरंड नहीं है, जबकि भारत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोनों की सीमाओं का क्या नाम रखा गया है? डूरंड सीमा रेखा रखा है। अगला क्वेश्चन देगा, पाकिस्तान से भारत के बीच में जो एक सीमा बनी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सीमा बनी, इस सीमा को नाम दिया गया कौन सा? इसको कहा गया रेड क्लिफ। क्या कहा गया भाई? रेड क्लिफ सीमा कहा गया। रेड क्लिफ नाम का अंग्रेज था, उसके काल में इसके सीमांकन किया गया। तो क्वेश्चन आएगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम था? रेड क्लिफ सीमा। दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न आएगा, भारत और चीन के बीच में भी विवाद था। अब भारत और चीन के बीच में जो विवाद था, इनके बीच में जो विवाद था, इस विवाद का भी नामांकन किया गया, और इनके दोनों के बीच में जो विवाद का सीमांकन किया गया, इसको कहा गया मैक-मोहन रेखा। क्या कहा गया भाई? मैक-मोहन रेखा कहा गया। जो किन देशों के बीच में है? जो भारत और किसके बीच में है? चाइना यानी कि चीन के बीच में। फिलहाल अगर हम इस चीज को मिटा दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना भाई? लड़ाई हमारी उनकी थोड़ो नहीं है। हमने एक देखा रेड क्लिफ सीमा, एक देखा मैक-मोहन रेखा, और एक देखा डूरंड सीमा रेखा। डूरंड सीमा रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, और मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। कुछ प्रश्न और भी प्रश्न कर सकते बच्चे, कहेंगे सर जी तो भारत के पड़ोसी 7 देश हैं, 7 देशों में काहे 3 का नाम पड़ा, बाकी और 4 के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है? सॉरी, सीमा है लेकिन सीमा का नाम नहीं। भाई ये 3 इसलिए था कि जो ये 3 राज्य देश थे, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, इनसे हमारे विवाद हुए, और जब इनसे हमारे व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विवाद बढ़ने लगे, इनको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने खासतौर से इन सीमाओं का बंटवारा किया, और जिसने उसका बंटवारा किया उसके नाम पे वो सीमा का नामांकन कर दिया गया। जिन देशों से कोई विवाद था, उन देशों की सीमाओं को जब बांटा गया, तो उन सीमाओं को जब बांटा गया तो उसको एक नाम दिया गया, जिसने बांटा उसी के नाम पे ये 3 सीमा बनी। क्या आज आपको नेपाल जाने में पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि नेपाल से हमारे कोई ऐसे विवाद नहीं रहे। अगर देखा जाए तो चीन भी से भी हमारे विवाद नहीं थे, लेकिन वहां के एक धर्म गुरु साहब थे तिब्बत के, और चूंकि नेपाल के पास में पड़ता था, और वो भारत भाग के आए जब चाइना ने उनके ऊपर आक्रमण किया। तो चूंकि भारत में एक, देखो बहुत लोग कहते हैं कि प्राचीन जो उस वक्त हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1950 में, जब देश के राष्ट्रपति भी बने राजेंद्र प्रसाद जी, और उसके बाद नेहरू जी ने जो सरकार बनाई, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे देश के पास कुछ नहीं था। कुछ बंटवारे में पाकिस्तान छोटा भाई था, उसको भी हमने दे दिया। तो चूंकि हम जीरो से स्टैंड कर रहे थे और हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था,
उधर द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा के बाद समाप्त हुआ था 1945 में। जब 45 में खत्म हुआ, उस वक्त हिरोशिमा नागासाकी की घटना आपने सुना रहा होगा। एक तरफ अमेरिका का गुट तैयार हुआ, एक तरफ रूस का। ये दोनों बड़े गुट थे। रूस ने कहा कि जिसको आना है मेरी तरफ आओ, उसने कहा अमेरिका ने मेरी तरफ आओ। अब देशों को बचना था तो जो अपनी सुरक्षा देखा, कोई अमेरिका की तरफ भागता, कोई रूस की तरफ भागता। नेहरू जी बड़े विद्वान व्यक्ति थे। वो जानते थे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई अस्तित्व नहीं है। इधर जाऊंगा तो वो नहीं माल छोड़ेगा, उधर जाऊंगा तो ये नहीं छोड़ेगा। इसके नेहरू जी ने कहा कि ना इधर ना उधर, गुट निरपेक्ष, यानी ना अमेरिका के गुट में ना रूस के गुट में, हम निर्गुट रहेंगे। जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे, जो सही करेगा उसका समर्थन करेंगे। अर्थात आप लोग पहले छोटे मोटे खेल खेला करते थे तो उस वक्त अक्सर लोग कहते थे मैं बिच खोपड़ा रहूंगा, यानी कि बॉलिंग करूंगा, बैटिंग फील्डिंग। वही बात भारत ने भी कह दी। और जब कह दिया तो पूरी दुनिया के जो दो गुटों में देश बटे थे सब भारत के पीछे खड़े हो गए। और हमने कहा उसी को गुट निरपेक्ष। 1961 में बेलग्रेड में जब इसको नासिर मिस्र के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के भारत के नेहरू, ये सब मिल करके एक गुट निरपेक्ष बनाए और दुनिया के इस बारूद के ढेर पे जो बन रहा था अब वो खत्म हो गया। और नेहरू जी ने एक सिद्धांत दिया, पंचशील सिद्धांत दिया था। कोई भी देश आक्रमण किसी राज्य पर नहीं करेगा, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। 1955 में ही बना दिया गया था पंचशील। और एक बताया था बात कि कोई भी देश का व्यक्ति हमारे यहां आता है तो हम उसको शरण देंगे। तो शरण दिया गया दलाई लामा जी को, शरण दे दिया। और तिब्बत को लेना चाह रहा था चीन, उसने कहा घबराओ मत, हो गया हमारा दुश्मन। और हमसे कई इलाके छीन लिए, हम उससे आज भी बहुत पीछे रहे। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास भावनात्मक जुड़ाव है कि हम उनसे आगे बढ़ते चले जाए, जोश है, ऊर्जा है, जो भी है। तो अब चूंकि अभी हमारे साथ नेपाल से कोई विवाद नहीं, हमारे साथ भूटान से कोई विवाद नहीं, म्यांमार से कोई विवाद नहीं, बांग्लादेश से कोई विवाद नहीं, सीमांकन तो हुआ लेकिन विवाद नहीं था, इसलिए सीमाओं का कोई बंटवारा नहीं माना जाता, इसलिए इनके नाम नहीं दिए गए, बस इतना ही दिया गया। तो ये आपका अगला बात हो गया कि 7 जो देश हमारे पड़ोसी है उनके बारे में 2 टॉपिक और इसके बारे में पूछता है। 2 टॉपिक क्या पूछ देता है? 2 टॉपिक इसके बारे में पूछ देता है। कहता है कि भारत के जलीय सीमा से संबंध बनने वाले देश। अब जलीय सीमा से कौन 2 देश हैं? 2 देश है भाई, जान लेना। एक आपका पुराना दोस्त है श्रीलंका और दूसरा एक देश है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। मालदीव इस साइड में है और श्रीलंका आप देख ही रहे हो इस साइड में। तो मालदीव और श्रीलंका 2 और मिल गए। अगर पूछेगा कि जलीय सीमा से कौन 2 देश हो गए, श्रीलंका और मालदीव। अगर पूछेगा स्थल सीमा से कौन 7 देश हैं, तो आप याद करिएगा, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक चीन, एक नेपाल, एक भूटान, एक म्यांमार और एक बांग्लादेश। अब मैंने सारे थाट को समझा दिया कैसे कौन सी चीज रहनी चाहिए, तो ये आपके अगले थाट के लिए माना जाता है। तो अब इतना तो आप समझ ही गए। 2 चीजें मैं और बता दूंगा, इसमें है तो बहुत चीजें। भारत का भूगोल इतना आसान नहीं होने वाला, दुनिया के लेवल पे हम बहुत मजबूत हैं और इसलिए हमको पीछे हटने की वहां जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल देखिए 2 चीजें आपके एग्जाम में और इसी में पूछेगा। एक आपके सामने पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि अक्षांश देशांतर के बारे में पूछेगा। अब अक्षांश देशांतर चूंकि मैं आपको बता दूंगा उस टॉपिक पे, लेकिन थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो आपका ये भारत का ये भी डिक्लेयर हो जाएगा क्या होता है अक्षांश देशांतर। छोटी सी बात हम देखते हैं, खरबूजा ले लो 2 खरबूजा को कैसे काटोगे, तरीके क्या है? बेहया होगा तो इधर से काटेगा, आदमी होगा तो या तो ऐसे काटेगा, आते हो ऐसे काटेगा। जब ऐसे काटेगा तो इसकी फांकियां यूं ही तैयार होंगी, इसकी भी फांकी इसलिए तैयार होगी। इस जो ऐसी खड़ी पाइप तैयार होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर। वहीं पर जो ऐसी फांकी काटी गई और ये पट बांटी गई और ऐसे इसको हम लोग फांकियां काटेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अक्षांश। तो अब चूंकि पता है कि देशांतर पूरा 360 डिग्री का हो गया और ये जो आपका होता है ये 180 डिग्री का हो गया अक्षांश, यानी 90 ऊपर हो जाएंगे और 90 नीचे हो जाएंगे, यानी 180 इधर हो जाएंगे और 180 इधर हो जाएंगे। इसी पे ग्रीनविच मीन टाइम GMT देगा। ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, यानी कि जो लंदन में रखा गया है ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे दुनिया में समय रेखा निर्धारित होती है। एक प्रश्न। दूसरी बात, इस पूरे गोले लेवल पर भारत की स्थिति कितने पर ये जानना है। फिलहाल ये मैं जब पढ़ाऊंगा एक नए चैप्टर में आपको देशांतर अक्षांश तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। जो लड़का भागता है वो कभी नहीं भागेगा। ये मेरी आप लोगों से वो प्रार्थना होगी कि आप आगे चल करके इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अब अक्षांश देशांतर की बात कर रहा है
एक सीमा ऐसी है, नीचे से एक रेखा है अक्षांश की, एक यूं टच कर रही है और एक यूं टच कर रही है। सीधी सी बात है, एक गोले को देख लो, इस गोले में हम देखते हैं कि एक ऐसे काटी गई रेखा और एक ऐसे है, और हमें पता है कि हमारा भारत देश इस गोले के माध्यम से इधर है ना। अब हमको पता है कि यहाँ 0 डिग्री से उठाएंगे और ये भी 0 डिग्री से उठाएंगे। अब इसके ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 रेखा जाएगी, ऐसे काटते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो भारत के और नीचे भी ऐसे ही करते जाएंगे, ऐसे नीचे भी करते जाएंगे। अब हमको यही चीज जानना है कि यहाँ पे एक रेखा भारत के ऊपर से टच हो रही है और एक नीचा भारत के नीचे से टच हो रही है, अर्थात एक रेखा यहाँ से टच हो रही है और एक नीचे रेखा ऊपर से टच हो रही है। जो नीचे से टच हो रही है ये यहाँ पे कितने पे जा रही है, 8 अंश 4 मिनट पे जा रही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो टच हो रही है वो कितने पे जा रही है, 37 अंश 6 मिनट पर जा रही है, यानी 8 अंश 4 मिनट पे नीचे से टच कर रही है केरल तमिलनाडु को, ऊपर कितने पे कर रही है, 37 अंश 6 मिनट। अब हमने कहा ये पट रेखा अक्षांश है तो इसको कह देंगे, अब भारत किस अक्षांश में, ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है ना। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो कहते हैं भारत, ऐसे आंसर आएगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित भारत है। तो 8 अंश 4 मिनट ये हो गया और 37 अंश 6 मिनट ये हो गया। ये दक्षिणी मत कर देना, ये टॉपिक पकड़ने के लिए बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या होगी, दूसरा हम कहेंगे कि एक ऐसी जो देशांतर रेखाएं जो ऐसी गई हुई है, एक ऐसी इसको टच कर रही है, एक इधर से टच कर रही है, यानी एक यहां टच करके जा रही है और एक जो है यहां टच करके जा रही है, एक आपको जो है यहां टच करके जा रही है, एक जो यहां टच कर रही है यहां टच करे, दोनों में डिफरेंट क्या है, पहले ये आएगा अर्थात यहां पे 68 अंश 7 मिनट पे टच करेंगी और यहां 97 अंश 25 मिनट पर अंश पे टच करेंगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, भारत 68 अंश 7 मिनट। अब ये पूर्वी देशांतर में है, इधर पूरब है इधर पश्चिम है, ये देशांतर है ये भी देशांतर है, तो भारत इतने देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। एक क्वेश्चन आपका ये होगा, आपने इस टॉपिक को इतना ही तैयार कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं आपको अक्षांश देशांतर बताऊंगा तो कैसे क्रम में बैठेगा, कैसे गोलार्ध होगा, ध्रुव होगा, मैं कल ही चैप्टर बता दूंगा। दूसरी बात है, एक मानक समय पूछ रहा है, मैंने बताया ग्रीनविच समय, जितना आगे बढ़ोगे 5.5 घंटे का डिफरेंट होगा। एक मानक समय जब 0 से 1 2 3 जाएगा तो एक भारत से भी टच होके जाएगा, जो भारत से टच होगा वो ऐसे होगा, जो भारत से टच हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये भारत में 82.5 डिग्री पर है। कितने पर है, इसी को कहते हैं मानक यमनोत्तर रेखा। क्या कहते हैं भाई, मानक यमनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पर जाती है। कहीं कहीं है ये बतिया ऐसे लिख देता है, तो जो लोग बेचारे भागते मैथ से वो समझ ले कि ऐसे भी हो सकता है। अब मानक यमनोत्तर रेखा को समय रेखा कहते हैं। भारत में समय रेखा निर्धारित करने का जो मुख्यालय है वो कहां बनाया गया है, नैनी में। नैनी कहां पड़ता है, प्रयागराज में। इलाहाबाद मत कहना, बवाल हो जाएगा। ये है आपके प्रयागराज में, यहां पर रखा गया है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरता है ये भी नाम सुन लीजिए। एक हम देखते हैं भारत के यूपी से गुजरता है, एक एमपी से गुजरता है, एक आंध्र प्रदेश से गुजरता है, एक उड़ीसा से गुजरता है और एक और है छत्तीसगढ़ से गुजरता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया कि भारत में मानक यमनोत्तर रेखा इतने भागों से गुजरती है। और एक और रेखा यहीं पर 0 लेवल पर गई है, 23.5 डिग्री पर गई है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके जाती है भाई, 8 राज्यों से होके जाती है। तो एक मिजोरम नाम याद करिएगा, मिजोरम, एक पश्चिम बंगाल याद करिएगा, दूसरा राज्य हो गया, एक राजस्थान नाम हो गया, एक गुजरात हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ हो गया, एक झारखंड हो गया, एक त्रिपुरा हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत में मानक यमुनोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। मानक यमुनोत्तर रेखा कितने पे भारत में गई है? 82.5 पे। कर्क रेखा भारत में कितने पे गई है? 23.5 डिग्री पर। दोनों में ये डिफरेंट है। 23.5 डिग्री पे भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है। और ये कौन कौन राज्य ये हैं? अगर सूत्र नहीं याद हो रहा है, एक सूत्र भी बनाया गया है, इसको कहते हैं मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार की बात कर देंगे तो मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राजे से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, और ये छा गमछा, ये छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। 8 राज्य आपको मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे कर्क रेखा। 2 प्रश्न बहुत आता है, पूछेगा इनमें से कर्क रेखा से कौन से राज्य नहीं गुजरते? नहीं पूछ देगा। 8 के अलावा जो होगा वो नहीं होगा। वैसे मानक यमुनोत्तर रेखा में एकदम क्रम से है, यूपी, एमपी, एपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये मानक यमुनोत्तर रेखा है जो 22.5 डिग्री 82 डिग्री पर आई हुई है। तो फिलहाल बच्चों मैं अबे और आगे पढ़ाऊंगा अगली कक्षा में। आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जो ना समझ में आए तुरंत हमसे आप पूछते रहिए।